हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यार आरआरबी पीओ क्लर्क की डेट तो आई नहीं है। तो सब बेचारे एकदम आराम से बैठे हुए हैं कि जब डेट अनाउंस हो जाएगी तब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए मैं कुछ दिन पे वीडियो आप लोग के ले आता हूँ, 5-10 दिन के बाद लेके आ रहा हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन आप लोग को मिलता रहे, थोड़ी डोज आप लोग को 5 से 10 दिन पर मिलती रहे और आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमें आरआरबी पीओ और क्लर्क क्रैक करना चाहिए, क्लियर हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रही है जो लोग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं और जिनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है। आरआरबी पे फोकस्ड हैं पर प्री क्लियर नहीं हो रहा है या शायद एक ही बार क्लियर हुआ है। उन सब के लिए हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या है और हमें मेहनत कहाँ करनी है। चलिए, तो देखिए आता क्या है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको पैटर्न सब कुछ मालूम है, सिलेबस सब कुछ मालूम है, और अगर आप फिर भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो गलती किसकी है? गलती आपकी है। क्योंकि देखो, मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, पर अगर सही डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव कैसे आएगा। तो मेहनत सभी लोग बराबर करते हैं, सभी लोग 5-6 घंटा सब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 36 घंटा पढ़ता है, या ऐसा नहीं है कि किसी के लिए दिन में 28 घंटे, सबके लिए बराबर घंटे हैं, बराबर दिन का टाइम वैल्यू है, सब लोग बराबर ही पढ़ रहा है। पर कोई सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है और कोई गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा है, इसलिए नहीं क्लियर हो रहा है। तो बात करते हैं कि रीजनिंग में हमको क्या क्लियर करना है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्ट यही पैटर्न होता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो समझते हैं। देखिए, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी में 5 नंबर आपके आ ही जाते हैं। या तो सिलॉक्स आता है या तो इनइक्वालिटी आता है, वो आपके शिफ्ट पर वेरी करता है। किसी में सिलॉक्स आ जाता है, किसी में इनइक्वालिटी आता है, किसी में दोनों आते हैं। पर ओवरऑल मैं बता दूं तो यहाँ से 5 नंबर आपके आते ही आते हैं। तो ये बहुत आसान चीज़ है, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी बहुत ही आसान सी चीज़ है। यहाँ से आप 5 नंबर मात्र 1.5 से 2 मिनट में कैरी कर सकते हैं। तो आपको इतनी अच्छी इन पे पकड़ बनानी है। देखो, होता क्या है, मैं सच्चाई बताऊँ कि हम लोग पजल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि पजल नहीं आएगा तो कोई भी प्री क्लियर नहीं होगा। पर ये बहुत छोटी सी चीज़ है और हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं और हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहाँ से अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो वही एक नंबर 0.25 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है, जो कि बहुत दुखद होता है। तो इस पर तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए कि 5 में 5 नंबर आपके कन्फर्म्ड हो जाएँ। उसके बाद देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये तो बहुत आसान होती है। नंबर्स दिए रहते हैं, साइंस दिए रहते हैं, मतलब प्रतीक दिए रहते हैं, अक्षर दिए रहते हैं, अंक दिए रहते हैं, बोलता है इसके दाएं उसके बाएं, उसके बाएं इसके दाएं। ये सबसे आसान होता है। ये तो इसके लिए तो मैं आपको मात्र 1 मिनट या 1.5 मिनट टाइम दूंगा। यहाँ से आपको 5 नंबर कैरी करने होते हैं। पीओ में भी आता है और क्लर्क में भी आता है। बस आपको दाएँ बाएँ करने होती है कि दाएँ से दूसरा या फिर बाएँ से तीसरा, इसके दाएँ उसके बाएँ, या फिर कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक ABC BCD ऐसे करके नंबर्स दे देते हैं और उसमें बोलता है कि स्वर को आगे वाले से बदल दो, व्यंजन को यानी कांस्टेंट को पीछे वाले से बदल दो, या जो भी चीज़ें हैं। यहाँ से आप 5 नंबर मात्र 1 से 1.5 मिनट में कैरी करते हैं। अब ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है कोडिंग डिकोडिंग। इसके लिए भी मैं आपको मात्र 2 मिनट दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत आसान होता है। इसके भी कुछ लॉजिक्स होते हैं। कुछ लोग कोडिंग डिकोडिंग को पहले कॉपी पर नोट करते हैं, उसके बाद मिला के लिखते हैं। तो ये नहीं करना है, डायरेक्ट स्क्रीन पे आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको आना चाहिए। अब बात आती है पजल्स की। तो पजल को देखा जाए तो पजल 4 आते हैं या 5 आते हैं, यानी कि या तो यहाँ से आपका 20 नंबर कैरी होता है या 25 नंबर कैरी होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो, कोशिश आपको यही करनी है कि स्टार्टिंग में पजल ना अटेम्प्ट करिए। अगर आप यहाँ से मात्र 6 से 7 मिनट में 15 नंबर यहाँ निकाल लेते हो, 7 मिनट में अगर 15 मिनट यहाँ निकाल लेते हो, उसके बाद चाहो तो पजल पे कूद सकते हो। अब स्टार्टिंग में ही सपोज करो, जैसे कि होता क्या है, सब लोग कहते हैं कि सर क्लर्क में तो एकदम टाइम ही नहीं होता है, हमको 80 में 80 करना होता है, और सर आप स्किप करने के लिए बता रहे हैं, तो सर कहाँ टाइम बचेगा। देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ, एग्जामिनर जो पैटर्न आपको देता है, अगर उसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो जीवन में एग्ज़ाम क्रैक होना मुश्किल है। हाँ, बहुत अच्छा अगर प्रैक्टिस है तो बात अलग है। अगर इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि भाई 2-4 बार 5 बार मेंस दे चुके हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपके लिए पूरा पेपर आसान होता है। फिर तो एग्जामिनर जो पैटर्न बैठाएगा आप उसको क्लियर कर सकते हो, अगर आप 2 से 3 बार मेंस दिए हो किसी भी एग्ज़ाम का। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिनका प्री नहीं क्लियर होता या जिनका मात्र 1 बार ही क्लियर हुआ, उनके लिए है। जो 3-4 बार मेंस दे चुके हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब आप 2-4 बार प्री क्लियर कर लो,
फिर पूरा पेपर आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। आप कहीं से कुछ भी उठाओगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने कई बार एग्ज़ाम क्रैक कर चुका है। पर आप अगर बिगिनर हो, अगर आपका मुश्किल से एक बार प्री निकला है या हो सकता है निकला ही ना हो, और तब आप एग्जामिनर के पैटर्न को फॉलो करोगे, तो फिर एग्ज़ाम जीवन में क्लियर नहीं होने वाला है आपका, क्योंकि आप उसमें उलझ के रह जाओगे। वो चाहे क्लर्क हो चाहे पीओ हो। और स्किप करने में मेरे दोस्त 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। अगर पजल आया, उसको देखा तुमने पजल है, तो 1 सेकंड से आप 1 से 5 का तो होता ही है 5 का सेट। अगर 11 पे आया तो डायरेक्ट 16 पे तुम जा सकते हो, तो ये आपके ऊपर है। और अगर 11 से 16 नहीं भी जा पा रहे हो, 1 क्लिक करके भी जा रहे हो, तो भी 2 सेकंड से 1 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगता है स्किप करने में। ये 1-2 सेकंड अगर स्किप करते हो तो बहुत फ़ायदा होता है, और नहीं करते हो, अगर पार हो गए तो बहुत अच्छा है, और गलती से उलझ गए तो पूरा पेपर चौपट हो जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी मानिए तो पहले पजल को स्किप करने की कोशिश कीजिए। जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो जो अटैम्प्ट करना है वो अटैम्प्ट करिए। पर स्टार्ट हैं, अगर स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, प्री नहीं क्लियर हुआ है, तो वही अटैम्प्ट कीजिए। पजल पे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 4 से 5 पजल आपके आते ही आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन कुछ लोग का क्लियर नहीं होता है, हमेशा इनके मामा, इनके चाची, दादा, मामी सब में फंस जाते हैं लोग, तो इसको भी क्लियर कीजिए। बहुत आसान सी चीज़ है, दिन भर पजल पे प्रैक्टिस करते हैं पर ब्लड रिलेशन क्लियर नहीं करते हैं, बेहतर ढंग से क्लियर कीजिए। अरे 2 दिन लगाइए, 4 दिन लगाइए। देखो मेरा क्या मानना है, एक साथ सब पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इसमें से कुछ क्लियर नहीं है तो एक साथ सब पढ़ोगे कि सब क्लियर कर ले, तो नहीं है। किसी एक टॉपिक को उठाया करो और 4 से 5 दिन सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ा करो। हर दिन 2 से 3 घंटा सिर्फ उसी टॉपिक को दिया करो, तब कोई चीज़ क्लियर होती है। कुछ लोग क्या होता है, चलो आज ही सिलॉग भी पढ़ लेंगे, आज ही इनइक्वालिटी भी पढ़ लेंगे, आज ही अल्फा न्यूमेरिक भी लगा लेंगे, आज ही डायरेक्शन भी पढ़ लेंगे, और फिर कहेंगे हम तो सब पढ़ लिए भैया, हमारा सब क्लियर है। हालांकि उनका क्लियर कुछ नहीं होता है। तो देखो अभी इतना टाइम है मेरे दोस्त, 1-1.5 महीने का टाइम है। अगर सबको 3-3 दिन भी दोगे तो 18 दिन में, 18 दिन में पूरा कवर कर लोगे। बोलो करोगे कि नहीं? पर यह है कि आपको टॉपिक वाइज कवर करना होता है। एक चीज़ को उठाओ, उसके कॉन्सेप्ट को 2 से 3 दिन, चाहे अभी ऑनलाइन पढ़ लो तो यूट्यूब से पढ़ लो, जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से पढ़ो, उसको पूरा क्लियर कर दो, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कूद कूद के पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये आपका बहुत ही आसान रीजनिंग का पैटर्न होता है, ठीक है। इसको आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ दिक्कत कम लोग को होती है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पे अटक जाते हैं। ये जो पजल वाला है यहाँ पे अटक जाते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करिए कम से कम। मेरे हिसाब से अभी खैर आपका डेट अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 1 मॉक तो आपको देना है। हालांकि जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगा कि कब आरआरबी का पेपर होगा, उस दिन से 2 मॉक दीजिएगा। फिलहाल अभी नहीं अनाउंस हुआ है तो 1 मॉक दीजिए। पहली बात, डीप में उसकी एनालिसिस कीजिए अच्छे से, नहीं कि मॉक दे लिया फिर हल्का फुल्का एनालिसिस कर लिया, नहीं। 40 के 40, 80 के 80 क्वेश्चंस को, चाहे जैसे आपका मॉक टेस्ट वाला समझा रहा है वैसे समझिए, चाहे दोस्त से पूछिए, चाहे अपने टीचर से पूछिए, जैसे भी पूछिए, 80 के 80 क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 1 मॉक आपका हो गया, अच्छे से एनालिसिस हो गया। उसके बाद आपके क्विजेस आते हैं, चाहे अड्डा यूज़ कर लीजिए, चाहे टेक्स्ट बुक यूज़ कर लीजिए, चाहे ग्रेटअप यूज़ कर लीजिए, कोई भी। देखो कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, सर किसका अच्छा है, कौन सा अच्छा। सब अपने आप में अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एक को आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लग रहा है कि ठीक है ये मेरे लेवल के हिसाब से अच्छा है, मुझे पसंद है, अभी अच्छा लग रहा है, तो उसी को अभी ट्रायल कीजिए आप। यानी आपको अड्डा पसंद है तो अड्डा पे दीजिए, टेक्स्ट बुक पसंद है टेक्स्ट बुक पे दीजिए, ग्रेडअप पसंद है ग्रेडअप पे दीजिए, जो पसंद है उस पे दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर फलनवा अड्डा पे दे रहे हैं तो हम भी अड्डा पे देंगे, अगर ढमकवा टेक्स्ट बुक पे दे रहे हैं तो हम भी टेक्स्ट बुक पे देंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपको जिसका लेवल अच्छा लगे एग्ज़ाम के हिसाब से, उसको आप फॉलो कीजिए। बात करते हैं मैथ्स की। देखो यहाँ तो अच्छे लोग क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग दिक्कत होता है, सीधे पहुँचते हैं यहाँ पे मिसलेनियस, प्रॉफिट लॉस का लगाएंगे, एसआई से एकदम मतलब बलशाली महावीर पुत्र हनुमान बनने की कोशिश कर लेते हैं आप लोग। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। साल भर यही पढ़ाया गया है कोचिंग में, सारे टीचर्स यही पढ़ाए हैं, SICI रट लो, प्रॉफिट लॉस रट लो, एलिगेशन मिक्सचर रट लो, एकदम तीरंदाज बन गए हैं आप। मैंने बोला अगर आप 2-4 बार मेंस दे चुके हैं तो मेरे दोस्त पूरा पेपर आपका गुलाम होता है। एक बात याद रखना, जितने लोग का 2-3 बार जो मेंस दे हैं उनका देखना लगभग सारा एग्ज़ाम क्लियर होता है। कभी देखना जिनका 1-2 बार प्री निकला है उनका लगभग हर एक एग्ज़ाम क्लियर होने लगता है। प्री उनके लिए कुछ नहीं है, नथिंग।
हाँ, मेंस में कभी वो फंस जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर, कैटेगरी वाइज कुछ जनरल ओबीसी डिफरेंस आ गया, या इंटरव्यू कहीं नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ हो गया तो बात अलग है। वरना जिनका 1-2 बार प्री निकलता है उनका सारा प्री निकलता है, तो उनके लिए पैटर्न मैटर नहीं करता है, वो कुछ भी करेंगे क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो कुछ भी कहीं से भी करेंगे, उनका निकलना ही निकलना है। बात मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग का नहीं निकला है तो हीरो हीरालाल बनने की कोशिश मत किया करिए। आप लोग तुरंत यहाँ पे हीरो बनने लगते हैं कि हमको तो सर पढ़ाए थे, हम क्लास में बढ़िया से जवाब दिए थे, 10 में 10 नंबर पाए थे, तो हम एग्जाम में भी हीरो बनेंगे। यहाँ पे आप हीरो नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले इसको नहीं करना होता है और पूरा जीवन भर इसी पे लगाए रहते हो। यहाँ पे ये आपका रूल फॉलो नहीं करेगा। अब ये देखो, सिंप्लीफिकेशन इतना आसान होता है, इस पर कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। यही तो अभी फ़िलहाल आपको इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि कोई करता नहीं है। प्रैक्टिस करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में लगाना है, 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 मिनट में सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक को भी हल्के में ले लेते हो, इसको भी बढ़िया से प्रैक्टिस करो। अब कुछ लोग नंबर सीरीज़, क्वेश्चन मार्क नंबर सीरीज़ का प्रैक्टिस अच्छा होता है, पर रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे प्रैक्टिस नहीं होता है और यहीं खा जाते हैं वो मात। मॉक भी देंगे तो सब कुछ अटैम्प्ट करेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 5 में से 3 या 2 अटैम्प्ट हो रहा है, तो भाई कहाँ, तब तो दिक्कत है, कहाँ आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, एक छोड़ दो तो कम से कम रॉन्ग नंबर सीरीज़ में 5 में से 4 आना ही आना चाहिए। नहीं आ रहा है, अगर 3 और 2 अटैम्प्ट करके आ रहे हो 5 में से, तो गड़बड़ है, फिर प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारी अच्छी। तुमने सारी जान यहाँ लगाई है। मैंने बोला ना, मेहनत सब कर रहे हो। 6 घंटा ए भी पढ़ रहा है, 6 घंटा बी भी पढ़ रहा है और 6 घंटा सी भी पढ़ रहा है। ए का एग्ज़ाम क्लियर हो जा रहा है और बी सी ललुआए हुए बैठे हुए हैं। तो ललुआ के मत बैठो, ललुआ के बैठोगे तो कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखने की कोशिश करो कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं। तुम सारा जोर यहाँ लगा रहे हो, सारा जोर पहली बात तो यहाँ लगाओ, डीआई पे लगाओ। अब डीआई के लिए क्या क्लियर होना चाहिए? कुछ चैप्टर्स के बेसिक क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, ये 4-5 चैप्टर क्लियर कर लो, डीआई अपने आप क्लियर है। कुछ नहीं है डीआई में, प्रैक्टिस करो डीआई पे। अब उसके बाद देखो, सबसे बड़ा आजकल जो पिछले 2 से 3 साल से भेद हुआ है वो हुआ है कैसलेट डीआई। 2018 में भी क्लर्क में और पीओ में कैसलेट आया था और 2019 में भी। तो सबसे बड़ा भेद और सबसे बड़ा जो न्यू टॉपिक है वो ये आ रहा है 5 नंबर का। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको इस पे करना चाहिए, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा साबित हो जा रहा है। न जाने कितने लोग का एग्ज़ाम इसकी वजह से क्लियर हो जा रहा है और न जाने कितने लोग का एग्ज़ाम इसकी वजह से रुक भी जा रहा है। यानी मैं क्लर्क की बात करूं तो वो 80 में से 75 अटैम्प्ट कर दे रहे हैं, पर कैसलेट 5 नंबर का छोड़ दे रहे हैं। और अगर 75 में से 1-2 गलत हो गया तो फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं क्लर्क की बात कर रहा हूँ। क्लर्क में आपको हाईली अटैम्प्ट करना होता ही है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा। ये न्यू चीज़ है, न्यू पैटर्न है और इस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। सब हल्के में ले रहे हैं, आता है कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, आपको नहीं ना पता है कि आपकी शिफ्ट में आएगा कि नहीं। मैं मानता हूँ कि सारे शिफ्ट में नहीं आता है, पर हो सकता है कि वो पनौती आप ही के साथ हो सकता है वो पनौती व्यक्ति आप ही हो जिसके शिफ्ट में कैसलेट डीआई आ जाए और आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। तो इस पर प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है। इसको थोड़ा सभी लोग संज्ञान में लें। मैंने एक वीडियो कैसलेट डीआई की डाली भी है, चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके या फिर जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। कैसलेट डीआई अच्छे से समझाया। अब आती है मिसलेनियस की बारी। तो देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मिसलेनियस आपको पढ़ना ही नहीं है या अटैम्प्ट ही नहीं करना है। देखो पीओ है, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ जो आप नहीं जानते हैं। देखो पीओ है तो इसमें से अगर 10 में से आप मात्र 1-2 नंबर करें और यहाँ से अगर आप ले लें, मेरे हिसाब से 25 से 30 नंबर अगर आप यहाँ से कवर कर लेते हो, 1-2 ही कवर करते हैं, पीओ प्री क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आराम से आप इसको छोड़ के भी अगर यहाँ एक्यूरेसी आपने 30 नंबर की मेंटेन कर ली, 40 में 40 आपको यहाँ अटैम्प्ट करना है, 25 से 30 यहाँ पा लिया, 65-70 आपने ओवरऑल अटैम्प्ट कर लिया और नंबर पा गए, तो पीओ प्री क्लियर हो जाएगा। तो पीओ प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर इसको आप स्किप करना चाहें तो शायद कर भी सकते हैं, पर क्लर्क में ऐसा नहीं होता है। क्लर्क में आपको हाईली अटैम्प्ट करना है, यानी लगभग 80 आउट ऑफ 80 आपको अटैम्प्ट करना ही करना है, 75 अटैम्प्ट करना ही करना है, 70 अटैम्प्ट करना ही करना है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है कि हम मिसलेनियस को छोड़ दें, नहीं फॉलो करता है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये फॉलो करता है कि आपको मिसलेनियस पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम जब अपने कोचिंग में पढ़ते थे तो सर हम ननिहाल चले गए थे, हम ससुराल चले गए थे सर, उस समय हम बीमार थे, उस समय चाची की शादी थी, उस समय नानी भैया का बर्थडे था। तो ये सब चीज़ें आप लोग कहने लगते हैं, तो गड़बड़ है ना। अभी आपके पास टाइम है, 1 महीना 1.5 महीना,
भैया मुश्किल से मिसलेनियस में आपके 12 चैप्टर हैं, बैंकिंग एग्जाम को देखा जाए तो 10 से 12 चैप्टर गिनती कर लो हाथ पे, तो 10 से 12 चैप्टर आएंगे। अब अगर एक मान लो, चलो मैं मानता हूँ 12 चैप्टर हैं, मैक्सिमम मैं 12 मान के चल रहा हूँ, अगर 12 चैप्टर मिसलेनियस के हैं, अगर एक चैप्टर पे 3 दिन का टाइम दो, 3 दिन में 200 क्वेश्चन नहीं लगा लोगे एक चैप्टर से? 3 दिन में एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन नहीं लगा लोगे? हाँ, अगर एक चैप्टर को 3 दिन, यानी शुरू किया तुमने परसेंटेज 3 दिन पढ़ा, शुरू किया प्रॉफिट लॉस 3 दिन पढ़ा, तो 12 चैप्टर को 3 दिन के हिसाब से पढ़ते हो तो भी 36 दिन में तुम्हारा ये मिसलेनियस क्लियर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करना है कि सर हम पढ़े कहाँ से? देखो, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स तो मैंने अच्छे से पढ़ा दिए हैं। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, यहाँ इस चैनल से देख सकते हो। बाकी अगर आगे मैं अपलोड कर पाया तो अच्छी बात है, अगर मैं नहीं भी कर पाया तो भाई ऑनलाइन इतने सारे एजुकेटर हैं, सर्च करो, एवरेज चैप्टर सर्च करो, ए चैप्टर सर्च करो, SICI सर्च करो, सारे टीचर्स को देखो जो तुमको पसंद आए। बहुत सारे टीचर्स हैं जो एक से एक अच्छा पढ़ा रहे हैं और एक से एक खराब भी पढ़ा रहे हैं। अपने हिसाब से देखो, आपको जो पसंद आए उसको, एक टीचर को पकड़ लो और उसी को फॉलो करो। 3-3 दिन अगर एक चैप्टर पे देते हो मेरे दोस्त, तो भी 36 दिन में पूरा मिसलेनियस ख़त्म, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। पूरा एटलीस्ट बेसिक तो क्लियर हो जाएगा कि PO लेवल का नहीं तो क्लर्क लेवल के 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना। तो यही तो करना है, यहाँ पर डिफरेंस सोच की आ जाती है। अब आप इंतज़ार करोगे कि कब हमारा जो है कि कोचिंग खुलेगा, कब हम जाएंगे, कब हमको टीचर पढ़ाएंगे। अरे भाई, खुद पे डिपेंडेंट बनो, चीज़ों को फॉलो करो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। बकलोल वर्क करोगे तो कहाँ एग्ज़ाम क्लियर होगा? स्मार्ट वर्क करो, सारे चैप्टर्स को क्लियर करो, वहाँ पे जाओ, स्ट्रेटजी फॉलो करो, बस ये स्ट्रेटजी तुरंत फॉलो करो। मिसलेनियस है, यहाँ पे भी अगर आप 10 में से 7-8 कर लेते हो, बेसिक क्लियर कर लेते हो, तो क्या दिक्कत है? आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ये इतना ही तुम्हारा सिलेबस है। अब सोचो, कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें सिलेबस भी क्लियर नहीं होते हैं, तो वो तो सबसे टफ हुआ। आपको बैंकिंग एग्ज़ाम का पैटर्न पता है कि भाई इससे बाहर कुछ आना नहीं है। देख लो, जितना बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे बाहर चाहे PO में चाहे क्लर्क में कुछ भी नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यही आएगा। तुम्हारे सामने सिलेबस लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने चीज़ें अवेलेबल हैं। 350 550 का जियो का रिचार्ज कराते हो खाली मूवीज़ देखने के लिए, क्या फ़ायदा है भाई? ये सारी चीज़ें क्लियर करो। हर चीज़ को प्रॉपर 3-3 दिन का सेट बना लो, 4-4 दिन का सेट बना लो, 5-5 दिन का सेट बना लो। 2 महीने का टाइम है, आराम से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही ना। अब इसके बाद भी अगर आपके पास बहाना रहे तो फिर आपके मालिक हैं ऊपर वाले, कोई कुछ नहीं कर सकता है। रही बात और जिनकी प्रैक्टिस इन सब पे अच्छी है, मैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि जिनका सब कुछ क्लियर है, अच्छा है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, चाहे किसको भी फॉलो करते हैं, क्विजेस सॉल्व कीजिए, और भी जितना क्लियर कर सकते हैं क्लियर करिए, जितना अच्छे से कर सकते हैं करिए। 1 घंटा आधा घंटा GA भी पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आपका प्री क्लियर होता है तो फिर आप मेंस पे जाएंगे, तो 1 घंटा आप लगभग GA पढ़िए। थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर आपका एक बार क्लियर हो चुका है प्री, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिस करते रहें, दिन भर का टाइम है, 5 से 6 घंटा भी पढ़ते हैं तो आराम से आपका सभी चीज़ क्लियर होगा, प्री भी क्लियर होगा, और मेंस के लिए अगर अभी से तैयार कर रहे हैं तो मेंस भी क्लियर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आज सिर्फ इतनी सारी चीज़ें आपको बताई इसलिए है क्योंकि आप लोग इधर थोड़ा डाउन हो गए हो, बहुत सारे लोग, कुछ तो बहुत सीरियस जो हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं अभी भी, पर जो थोड़ा बहुत डाउन हो गए हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि भाई आप लोग डाउन मत हो। 5-5 10-10 दिन पे मैं डोज दे रहा हूँ। सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा तो अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में नहीं होगा नवंबर में होगा, अरे इस साल नहीं होगा अगले साल होगा, पर होगा ज़रूर। नोटिफिकेशन आ गई है, अगर अभी से पढ़ लोगे तो ना बुखार होगा, ना खांसी होगा, ना ही कोरोना होगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा तो 1 किलो मिठाई ला के, 1 किलो मत लाना, 1 पाव ले आना हमारे पास, हमको खिला देना, हम भी खुश हो जाएंगे कि मेरी कुछ एडवाइस आपको काम आती है। चलिए, और कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करना ज़रूर, शेयर करो अपने दोस्तों को, सबको बताओ कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, सब्सक्राइब करो। चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।